तो कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर से होती है, जो कि फिलहाल के लिए तो वैकेशन पर अपनी बीवी के साथ एक बहुत ही शानदार बीच पर आया हुआ था। जहां शाम के समय में वो बीच पर ही मौजूद एक बार में अकेले बियर पी रहा होता है, जिस दौरान बहुत ज्यादा बियर पीने की वजह से वो बेहोश हो गया था। मगर तभी पास में बैठे पिछले पार्ट में मौजूद शेरिफ की नजर उसके ऊपर पड़ती है और उसकी बहुत ही कमाल की मेडिकल स्किल होने की वजह से उसे तुरंत ही वेवुड पाइन के लिए चुन लिया जाता है। फिर इसके बाद सीधा उसकी आंख लगभग 2000 साल बाद खुलती है, जिस समय पर वो एक दूसरे बार में बैठा हुआ था और अजीब तरह से वहां पर मौजूद बारटेंडर उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाने को कह रही थी, क्योंकि वहां पर मौजूद एक पेशेंट को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद तो थियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपनी लास्ट मेमोरी में अपनी बीवी के साथ बीच पर वैकेशन मनाने के लिए गया था। मगर अभी के लिए न जाने कैसे पर उसकी आंखें दूसरी जगह पर खुली थी। अब वैसे ये इस कहानी के सेकंड सीजन का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाकी के पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसके लिंक आपको हमेशा की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर अभी के लिए थियो बार से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाने के लिए कुछ सोल्जर खड़े हुए थे और ना चाहते हुए भी थियो को उनकी गाड़ी में बैठना पड़ गया था। मगर रास्ते में वेवुड पाइन की हर जगह पर लगभग अनाउंसमेंट हो रही थी और सभी लोगों को घर में रहने के लिए भी बोला जा रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो कि फर्स्ट जनरेशन या फिर डॉक्टर जेंकिंस के रूल्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे, उन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था और वो टाइम टू टाइम गांव में मौजूद सिस्टम को बर्बाद करने के लिए गांव में अटैक करते रहते थे। अब जैसे कि थियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अभी के लिए जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ रेबेका के पास जाना चाहता था, इसलिए वो चलती जीप से कूदकर सीधा वहां पर से एक घर में घुस जाता है, जहां पर आकर सबसे पहले तो वो तुरंत ही अपनी वाइफ को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कॉल करने से कोई भी फायदा नहीं होता और साथ ही उस घर में मौजूद लोग भी उसको जल्दी से जल्दी सोल्जर्स के पास जाने को बोल रहे थे। तब थियो को तो ये कोई पागलों का गांव लगता है और तुरंत ही उस घर से बाहर निकलकर भागता हुआ पास की एक दीवार के पास पहुंच जाता है, जो कि पूरी की पूरी खून से सनी पड़ी थी। तब उसको देखने के बाद तो थियो के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और जैसे कि अब उसके पास सोल्जर्स के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा होता, तो वो सोल्जर्स के उसके पास आने पर सीधा उनके साथ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, जहां पर जाने के बाद तो थियो के वहां का नजारा देखकर पूरी तरह से होश उड़ चुके थे, क्योंकि असल में उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। और इस बारे में जब वो टाउन के नए लीडर जेसन की गर्लफ्रेंड कैरी से बात करता है, तो कैरी उस समय पर उसकी बात का जवाब ना देते हुए बस उसको इतना बताती है कि असल में उसको वहां पर मौजूद एक पेशेंट की सर्जरी करने के लिए बुलाया गया है। तब अभी भी थियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर उतने में ही वहां पर खुद जेसन आ जाता है, जो कि असल में फर्स्ट जनरेशन के बच्चों में से ही एक था और पिछले पार्ट में डॉक्टर जेंकिंस की मौत होने के बाद उसे टाउन का लीडर बना दिया गया था। तो वो थियो से बात करते हुए उसको झूठ बोलता है कि असल में थियो रेबेका के साथ जिस बीच पर घूमने के लिए गया था, वहां पर अचानक से सुनामी आ गई थी और उसके बाद उन लोगों ने ही बड़ी मुश्किल से थियो और साथ ही रेबेका की जान बचाई थी, जिसके बाद से ही उसको गवर्नमेंट के एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जहां पर थियो को सबसे पहले वहां मौजूद पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही उसे उसकी वाइफ रेबेका से मिलने का मौका दिया जाने वाला था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पहले तो थियो के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, मगर जैसे कि अभी उसके पास रेबेका से मिलने का कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो भी इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए मानता हुआ सीधा उस पेशेंट के पास चला जाता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि पिछले पार्ट में मौजूद ईथन की एक्स्ट्रा मैरिटल वाली गर्लफ्रेंड थी। वो उस समय पर जैसे तैसे तो बच गई थी, मगर जैसे कि वो पिछले पार्ट में ईथन की तरह टाउन के लोगों को पूरी तरह से आजादी दिलाना चाहती थी, इसीलिए बेन के कोमा में जागने के बाद वो 3 साल पहले बागियों की लीडर में से एक बन गई थी। मगर आज जैसे तैसे जेसन के साथियों ने उसे घायल करके धर दबोचा था। खैर अभी के लिए जैसा कि थियो को केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करना चालू कर देता है, जिस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद छोटे मोटे असिस्टेंट उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसकी मदद करना किसी को भी सही से नहीं आ रहा था। साथ ही उसी समय पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट रूम में बैठे भी होते हैं, ताकि वो थियो को बैठकर ऑब्जर्व कर सके और बाद में किसी तरह से थियो से सर्जरी के काम को सीखकर वो भी उन चीजों को परफॉर्म कर सके। हालांकि थियो को ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब तो लग रही थी, मगर सभी चीजों को इग्नोर करते हुए जैसे तैसे वो केट की सर्जरी को सक्सेसफुल करता है, जिससे फाइनली केट की जान बच गई थी। वहीं जेसन अभी के लिए सभी बागियों की फोटो को देख रहा था, जिनका लीडर असल में कोई और नहीं बल्कि पिछले पार्ट में मौजूद ईथन का बेटा बेन था। असल में 3 साल तक लगातार कोमा में होने के बाद जब बेन जागा था, तो उसके बाद से ही उसे जेंकिंस का यहाँ पर भगवान की तरह देखा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और कहीं ना कहीं वो टाउन वालों को अपने पिता की तरह ही फ्री राइड देना चाहता था।
इसीलिए वापस से उसने एक बागियों की टीम बनाई थी, जिसमें केट के अलावा भी उसके कुछ मेन मेंबर थे, जिसमें से कईयों को तो जेसन के लोगों ने मुठभेड़ के दौरान मार दिया था। मगर उन सभी लोगों की सबसे खास बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बावजूद भी कभी बेन की लोकेशन के बारे में रिवील नहीं करा था। खैर अभी के लिए हम लोगों के सामने ये बात भी आती है कि पिछले पार्ट में मौजूद टीचर मेगन की जान भी किसी तरह से बच गई थी, पर अभी के लिए वो दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी होती है। और जैसे कि वो पिछले पार्ट में डॉक्टर जेंकिंस के रूल को बहुत ज्यादा फॉलो करा करती थी, तो अभी के लिए भी वो डॉक्टर जेंकिंस की बातों को ही पूरी तरह से फॉलो कर रही होती है, जिसके कारण वो हमेशा जेसन को एडवाइस देने का काम करा करती थी। खैर अब इसके अगली सुबह तक जब केट की आंख खुलती है तो उसके ऊपर डॉक्टर थियो एक रूटीन चेकअप कर रहा था। मगर अभी के लिए थियो को अपने सामने देखने के बाद केट उसको समझाने की कोशिश करने लग गई थी कि वो किसी भी हालत में जेसन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करे। तो डॉक्टर थियो को तो ये बात भी समझ नहीं आती और वो केट से और भी चीजें पूछना चाहता था, मगर तभी वो केट के हाथों में हथकड़ियों को बंधा हुआ देखता है और उतने में ही कैरी वहां पर आकर थियो को बताती है कि वो लोग रेबेका को भी गाँव में लेकर आ गए थे। खैर तो डॉक्टर थियो के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर जेसन आ जाता है, जो कि केट से भी किसी भी हालत में बेन की लोकेशन के बारे में जानना चाहता था। मगर केट तो उसके मुंह पर उसे बेन की लोकेशन बताने से साफ मना कर देती है। इस बात से जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हिसाब से अब वो कुछ ऐसे कदम उठाने वाला था जो शायद उसको नहीं उठाने चाहिए थे। दूसरी तरफ इन सारी चीजों से अनजान थियो को अभी के लिए सोल्जर्स अपने साथ एक घर की तरफ लेकर जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसकी मां को कुछ सोल्जर जबरदस्ती अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहे थे। ये देखने के बाद थियो को और ज्यादा अजीब लगने लग गया था, इसीलिए वो घर में आने के बाद सोल्जर से ये बात भी जानने की कोशिश करता है कि वो सोल्जर आखिरकार उस औरत को कहां पर लेकर जा रहे थे। मगर सोल्जर भी उसको बिना कोई भी जवाब दिए उस घर के विंडो और साथ ही डोर्स को लॉक करके वहां से चले गए थे। अब सभी लोगों की इस तरह की हरकतें थियो के तो एकदम ऊपर से जा रही थी, मगर तभी अचानक से खिड़की पर जेंडर नाम का एक आदमी आकर खिड़की को खोलता है, जो कि असल में बेन का ही एक साथी था और वो वहां पर थियो से केट के हालचाल के बारे में जानने आया था। तब जेंडर थियो को भी उस घर से बाहर निकालकर अपने साथ चौक पर ले जाता है, जहां पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज काफी समय बाद सभी लोगों के सामने बेन के 3 सपोर्टर्स को फांसी दी जाने वाली थी। उन तीनों सपोर्टर में उस बच्चे की मां भी शामिल होती है, जिसको थोड़ी देर पहले थियो ने देखकर उसके बारे में सोल्जर से जानने की कोशिश करी थी। तब उन तीनों लोगों को स्टेज की तरफ लाते हुए सोल्जर बार बार लगातार उन लोगों से बेन की लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे, मगर उन सब में से कोई भी बेन की लोकेशन के बारे में उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए जेसन जल्दी से स्टेज पर चढ़कर सभी लोगों के सामने एक स्पीच देता है और बाद में वो उस औरत के ऊपर ही बंदूक रख के उसे सबके सामने शूट कर देता है। उस टाइम पर थियो उस औरत को बचाने के लिए स्टेज की तरफ भागने भी लग गया था, मगर रास्ते में उसको सोल्जर पकड़ लेते हैं और जेसन अभी के लिए दूसरे बंदे को मारने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। मगर बेन भी अभी के लिए उसी भीड़ में छुपा हुआ था जो अपने दूसरे साथियों को नहीं मरने देना चाहता था, इसीलिए वो जेसन की दूसरी बुलेट को फायर करने से पहले ही सभी लोगों के सामने आकर सरेंडर कर देता है। अब जैसा कि बागियों के लीडर ईथन को ही पकड़ लिया गया था, इसीलिए बागियों का ग्रुप भी पूरी तरह से बिखर जाता है और अब इसके थोड़ी देर बाद थियो को भी उसकी वाइफ रेबेका के पास छोड़ दिया गया था। मगर रेबेका को देखने के बाद भी उसका मूड पूरी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी रेबेका के साथ इस जगह पर से निकलना चाहता था। मगर तभी अचानक से कुछ सोल्जर आकर उसे अपने साथ जेसन के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जेसन थियो को अपने साथ एक डिनर पर इन्वाइट करता है, मगर थियो ने तो गुस्से में उसके साथ डिनर करने तक से साफ मना कर दिया था और वो बस जेसन से किसी भी हालत में जानना चाहता था कि असल में ये जगह है क्या। ये बात सुनने के बाद जेसन पहले तो उसको शांत करवाता है और बाद में वो उसको उसी गाड़ी में बैठा देता है जिसमें बेन और उसके कुछ साथियों को बिठाकर कहीं पर भेजा जा रहा था। अब कैरी को जेसन की ये हरकत समझ नहीं आई थी, इसीलिए जेसन उसको जैसे तैसे एक्सप्लेन करता है कि कहीं ना कहीं थियो के थॉट पूरी तरह से ईथन की तरह लग रहे थे और अब वो किसी भी हालत में गांव के अंदर किसी नए ईथन को पनपने नहीं देना चाहता था। इसका मतलब कि अब वो डॉक्टर थियो को भी मरवाने वाला था। दूसरी तरफ मेगन अभी हॉस्पिटल में जाकर केट को चिढ़ाते हुए ये बात बता देती है कि बेन पकड़ा गया है और अब केट के बागी होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इतना बोलने के बाद मेगन केट के आईवी में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग का ओवरडोज डाल देती है, जिससे अब थोड़ी ही देर में केट की भी मौत होने वाली थी। तो केट ने भी गुस्से में एक सर्जिकल नाइफ को लेकर सीधा मेगन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस दौरान वो उसकी गर्दन को भी काटने वाली थी, मगर तो बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से वो रुक जाती है और जैसा कि अब उसको पता था कि उसकी जान तो किसी भी हालत में नहीं बचने वाली, इसीलिए वो खड़े होकर बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद अपने ही गले को काटकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर अपने साथ बेन और उसके साथी और साथ ही थियो को आइसोलेशन वॉल के पास लेकर आ गए थे,
जहां पर आने के बाद सबसे पहले तो एक सोल्जर थियो के मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाद में वो आइसोलेशन वॉल को खोलने के बाद ट्रक के एक्सीलरेटर पर एक पत्थर रख देता है, जिससे ट्रक चलते हुए सीधा आइसोलेशन वॉल के बाहर पहुंच गया था। अब इसके थोड़ी देर बाद थियो की आंख सीधा काफी सारी म्यूटेंट के गुर्राने की आवाज की वजह से खुलती है, जिनकी आवाज को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था। मगर अभी किस्मत से किसी भी म्यूटेंट की नजर ट्रक के अंदर मौजूद इंसानों के ऊपर नहीं पड़ी थी और वो बस भागते हुए आइसोलेशन वॉल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तब उस समय पर बेन और साथी थियो जैसे तैसे ट्रक से निकलकर अपनी जान बचाते हुए अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जिस दौरान वॉल के पास भी म्यूटेंट की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो देखने के बाद जेसन खुद ही कैरी और अपनी एक टीम को लेकर सीधा उस वॉल की तरफ जाने लग गया था। तो वहां पर जाने के बाद वो बहुत सारे म्यूटेंट को लगातार खत्म करने में लग जाते हैं, मगर उस दौरान एक म्यूटेंट ने कैरी के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर जेसन सबसे पहले तो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी म्यूटेंट को खत्म करता है और बाद में कैरी को अपनी गोद में उठाकर जैसे तैसे टाउन के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मगर कैरी की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब थी और उसे जल्दी से जल्दी एक सर्जरी की जरूरत थी, मगर हॉस्पिटल में कोई सर्जन होने की वजह से कैरी की जान को नहीं बचाया जा सकता था। अब ये बात जानने के बाद तो जेसन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और तुरंत ही अपनी टीम को कांटेक्ट करके आइसोलेशन वॉल के बाहर जाकर थियो को किसी भी हालत में जिंदा लाने को बोलता है, क्योंकि अभी के टाइम पर थियो के अलावा कैरी की सर्जरी कोई भी नहीं कर सकता था। तो क्वारंटाइन वॉल के बाहर लगे कैमरा की मदद से जैसे तैसे थियो को ढूंढ लिया जाता है, जिसके पीछे काफी सारे म्यूटेंट्स लगे हुए थे। इसीलिए तब बहुत सारे सोल्जर उसके पास अपने मिलिट्री व्हीकल को लेकर जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्होंने म्यूटेंट्स के ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर दिया था और बाद में वो थियो को बचाकर जैसे तैसे फिर से हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। लेकिन वहां पर कैरी की पूरी सिचुएशन जानने के बावजूद भी थियो उसको ऑपरेशन करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जेसन ने उसको जान से मारने की कोशिश करी थी और वो कैरी का ऑपरेशन सिर्फ एक ही शर्त पर करने वाला था कि पहले उसे उसकी बीवी से मिलने दिया जाए। और जैसे कि अभी के टाइम पर जेसन जानता था कि अगर कैरी की सर्जरी करने से थियो ने मना कर दिया तो वो कैरी को किसी भी हालत में नहीं बचा पाएगा। इसीलिए तब वो ना चाहते हुए भी थियो की बात को मानकर रेबेका को वहां पर बुला लेता है, जहां पर रेबेका से बात करने के बाद थियो ने उसको बाहर के वर्ल्ड के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। तो उसके सामने ही वो जेसन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बाहर के म्यूटेंट्स के बारे में सारी चीजें जानने की कोशिश करता है, जिस पर तब जेसन ने भी उसको सारी सच्चाई बता दी थी कि असल में वो लोग सन 4028 में हैं और ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि असल दुनिया है। ये बात जानने के बाद तो थियो को इन सब चीजों पर भरोसा ही नहीं होता और वो जेसन के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। मगर तब रेबेका उसे शांत करवाकर पहले सर्जरी को परफॉर्म करने को बोलती है, क्योंकि सर्जरी में देरी करने से कैरी की जान भी जा सकती थी। तब थियो की मेडिकल स्किल अच्छी होने की वजह से उसने जल्दी ही कैरी को डेंजर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो रेबेका के साथ टाउन में ही मौजूद एक घर में चला जाता है, जहां पर रेबेका ने उसे जैसे तैसे संभालते हुए ये बात भी बता दी थी कि असल में वो इस टाउन में पिछले 3 सालों से रह रही थी और उसको इस टाउन के बारे में सारी सच्चाई पहले से पता है। रेबेका के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद तो थियो का एकदम दिमाग चकरा गया था, मगर ना चाहते हुए भी वो रेबेका की बातों पर भरोसा कर लेता है और कहीं ना कहीं अब वो इस बात को भी समझ रहा था कि रेबेका ने उसे पहले सारी सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ गांव के मिलिट्री का लीडर सीजी अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि जल्दी ही उन्हें आइसोलेशन वॉल के बाहर लगी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए जाना था, क्योंकि बीते कुछ सालों के अंदर वेवुड पाइन की सॉइल कंसंट्रेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वहां की मिट्टी के बंजर हो जाने की वजह से वहां पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसीलिए उन लोगों ने आइसोलेशन वॉल के बाहर ही कुछ खेतों को बनाया हुआ था, जहां पर ही वो लोग अपनी फसल को उगाया करते थे। मगर बाहर म्यूटेंट का इलाका होने की वजह से सभी सोल्जर को वहां पर जाने में बहुत ज्यादा डर लगा करता था। अब ये बात जानने के बाद उनका आर्मी कमांडर मारियो अपने पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिस दौरान जब उसकी म्यूटेंट से लड़ाई हो रही थी तो उस समय पर उसने म्यूटेंट्स को आग से डरते हुए देखा था। इसीलिए वो सभी सोल्जर को हार्वेस्टिंग के टाइम पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने को बोलता है, जो चीज सच में काम भी करती है, और वो रात के समय में बहुत आराम से फील्ड में जाकर म्यूटेंट को डराते हुए क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने लगते हैं। पर तभी अचानक से उनके ऊपर किसी इंसान ने हमला कर दिया था, जो कि असल में खुद बेन होता है, और वो उसके गांव से निकाले जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। पर जैसा कि वो सारे के सारे सोल्जर भी फर्स्ट जनरेशन के थे और फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला रूल यही था कि वो अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी इंसान को हार्म नहीं करेंगे। इसीलिए वो सोल्जर बेन को इग्नोर करते हुए वापस से गाड़ी में बैठते हैं और सारी सब्जियों को अपने साथ गांव में ले जाते हैं। तो बेन भी बहुत ज्यादा गुस्से में सीधा आइसोलेशन वॉल के पास आकर जेसन को धमकी देने लग गया था, जिससे जेसन ने भी गुस्से में आकर कैमरा को बंद कर दिया था और वो यही चाहता था कि सारे म्यूटेंट मिलकर बेन को खत्म कर दें।
दूसरी तरफ बेन की माँ टेरेसा को बेन की बहुत ज्यादा टेंशन लगी होती है, इसीलिए वो सोल्जर के वापस आने पर उनके पास बेन के बारे में जानने के लिए भी जाती है। मगर बेन के बारे में सारी चीजें पता होने के बावजूद भी किसी भी सोल्जर ने टेरेसा को कुछ भी नहीं बताया था। तब इस बात से टेरेसा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए सभी सोल्जर को बेन का कातिल बोलते हुए वहां पर से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बेन अपनी जान बचाने के लिए भुट्टो के खेत में छुपा हुआ था। मगर तभी वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट आते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक करते हैं और बेरहमी के साथ उसकी बॉडी को चीर फाड़ देते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज हुई थी, क्योंकि आइसोलेशन वॉल से 35 माइल की दूरी तक सारे के सारे म्यूटेंट एकदम से गायब हो गए थे, जिसके बारे में जेसन को पता चलने पर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके फ्लेम थ्रोअर वाले आइडिया की वजह से म्यूटेंट बहुत ज्यादा डर गए होंगे और शायद अब वो आइसोलेशन वॉल के पास कभी भी नहीं आएंगे। अब कैरी को इस बारे में पता चलने पर वो जेसन से बेन की जान को बचाने को बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हिसाब से बेन अपनी जगह पर पूरी तरह से सही था और कहीं ना कहीं जेसन भी उसको इस तरह से मरता हुआ छोड़कर अपने पहले रूल को वायलेट कर रहा था। मगर जेसन अभी उससे इस बारे में बात ना करके उसके साथ रंगरलियां मनाने के लिए चला जाता है, जिस दौरान उसको अचानक से उसके घर में किसी के होने का एहसास होता है और नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके घर में पिछले पार्ट वाली नर्स पाम पहुंच गई थी, जिसको पिछले पार्ट में डॉक्टर जेंकिंस का कत्ल करने के जुर्म में उसने इतने समय से हाउस अरेस्ट पर रखा हुआ था। पर अभी के लिए पाम अचानक से हाउस अरेस्ट से बाहर आ गई थी और ना जाने क्यों मगर वो जेसन से बातें करते हुए उसके काम को भी बहुत ज्यादा अच्छा बताती है। और जैसा कि डॉक्टर जेंकिंस के सपने को पूरा करने का बोझ जेसन ने अपने कंधों पर ले लिया था, तो अभी के लिए पाम उसकी इस चीज में मदद करना चाहती थी, जो जानकर जेसन को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो डॉक्टर पाम का स्वागत अगले दिन पूरे गांव वालों के सामने धूमधाम से करता है। कहीं ना कहीं उसका नेचर पाम के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि असल में जेसन वेवुड पाइन में आने वाला सबसे पहला बच्चा था और बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक पाम ने ही उसको अपने बच्चे की तरह लीडर बनने के लिए पाला था। अब वैसे तो बचपन से ही पाम ने जेसन को एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करी थी, मगर बीच में जेसन की टीचर मेगन ने आकर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया था और वो बचपन से ही जेसन को डॉक्टर जेंकिंस की तरह एक रूथलेस इंसान बनाना चाहती थी। खैर असल में प्रेजेंट टाइम पर पाम का मोटिव जेसन की मदद करना नहीं होता, बल्कि उसने तो किसी और ही काम को करने के लिए हाउस अरेस्ट से बाहर आने का फैसला करा था, जिसके लिए वो सबसे पहले आज हॉस्पिटल में आकर एक सिरिंज को चुराती है, जिस दौरान अचानक से उसके पास डॉक्टर थियो भी आ गया था। मगर पाम वहां पर जैसे तैसे बहाना बनाते हुए वहां पर से बचकर निकल जाती है। इसके बाद वो सीधा वहां पर से टाउन की उस लैब में चली गई थी, जहां पर जिंदा म्यूटेंट को पकड़कर उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे जाते थे और साथ ही वहां पर बहुत सारे वायरस के सैंपल भी रखे हुए थे। तब शुरुआत में तो सोल्जर पाम को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं, लेकिन पाम वहां पर जेसन का नाम लेकर जैसे तैसे अंदर चली जाती है, जहां पर जाकर म्यूटेंट को देखने के बाद तो उसे उसके पुराने दिन याद आ गए थे। लेकिन अभी के लिए वो उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए जल्दी से कोल्ड स्टोरेज रूम में जाती है, जहां जाकर उसने एक वायरस के सैंपल को उठाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद उसके निकलने के टाइम पर अचानक से उसके सामने मेगन आ जाती है, जो कि उसकी जगह पर इस लैब को पूरी तरह से संभाला करती थी। और जैसे कि पहले के टाइम पर पाम ने ही डॉक्टर जेंकिंस को जान से मारा होता है, तो गुस्से में मेगन उसकी बेइज्जती करते हुए उसे वहां पर से तुरंत भगा देती है। तो मेगन भी वहां पर से थोड़े से ड्रामे करने के बाद सीधा अपने पुराने घर में चली गई थी, जहां पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए सबसे पहले तो अपनी फेवरेट ड्रेस को पहनती है, जिसके बाद वो लैब से चुराए गए वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करने वाली थी। मगर तभी अचानक से उसकी नजर बाहर से आ रहे डॉक्टर थियो के ऊपर पड़ती है, जो कि असल में उससे ही मिलने के लिए आया था। अभी तक उसको डॉक्टर पाम के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, और जैसा कि अभी के टाइम पर हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए वो डॉक्टर पाम से वापस से हॉस्पिटल को ज्वाइन करने को बोलता है। तब डॉक्टर पाम इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है, जो जानने के बाद थियो वहां पर से जाने लग गया था। मगर जाते समय थियो की नजर डॉक्टर पाम के बेड पर रखे उस सिरिंज और साथ ही उस वायरस के सैंपल पर चली गई थी। मगर थियो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता, और उसके वहां पर से जाने के बाद पाम उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो सीधा वहां पर से जेसन के पास चली गई थी, जो कि अपने साथियों के साथ बैठकर टाउन को एक्सपेंड करने के बारे में डिस्कस कर रहा था। और तब वो जेसन को कैजुअली किस करके उसके पास ही बैठ जाती है। पर तभी अचानक से वहां पर डॉक्टर थियो और साथी मेगन पहुंच गए थे, जो कि जेसन और उसके साथियों को जल्दी से जल्दी मेगन से दूर हटने को बोलने लग गए थे, क्योंकि मेगन ने असल में लैब में से स्मॉल पॉक्स के वायरस को चुरा लिया था, जिसकी मदद से असल में वो जेसन और उसके साथियों को भी अफेक्ट करके खत्म करना चाहती थी। तो मेगन से बात करके जेसन को ये बात समझ आती है कि मेगन की वजह से डॉक्टर पाम जेसन को अच्छे से बड़ा नहीं कर पाई होती, और उसके शहर को एक तानाशाह की तरह कंट्रोल करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। वो शुरू से ही खुद भी वेवुड पाइन को पूरी तरह से फ्री टाउन बनाना चाहती थी, इसीलिए ही उसने जेसन और उसके साथियों को खत्म करने का डिसाइड करा था, ताकि आगे चलकर टाउन वाले पूरी तरह से फ्री होकर रह सकें।
तब जेसन को ये सारी चीजें पता चलने के बाद वो गुस्से में पाम को सबसे पहले तो जेल में डलवा देता है। और जैसा कि वो अभी के टाइम पर पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए टाइम पर उसका और साथ ही पाम का इलाज भी हो गया था। पर क्योंकि पाम ने जेसन को जान से मारने की कोशिश करी थी और अभी के लिए जेसन कभी भी पाम के ऊपर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो पाम को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाकर उसे अपने ही हाथों से खत्म कर देता है और बाद में अपनी टीम के पास वापस आकर वापस से उनके साथ टाउन को एक्सपेंड करने के बारे में डिस्कस करने लगता है। उस समय पर सीजे ने जेसन के सामने एक और बात रिवील करी थी कि असल में डॉक्टर जेंकिंस ने मरने से पहले 12 लोगों को सिलेक्ट करके गांव के बाहर भेजा था ताकि वो बाहर जाकर म्यूटेंट के ऊपर स्टडी करते हुए बाहर के एरिया के बारे में भी स्टडी कर सके और आगे चलकर दुनिया भर में अलग अलग जगह पर ह्यूमन सोसाइटीज को बसाया जा सके। ये बात जानने के बाद जेसन इस बात को समझ जाता है कि सीजे असल में उनके पास कम एरिया होने की वजह से भी परेशान था और कहीं ना कहीं उसे लोगों के खाने पीने की भी दिक्कत सता रही थी। इसीलिए वो कुछ समय और उन लोगों में से किसी के वापस आने का वेट करने लगता है और किस्मत से उनमें से एडम नाम का एक बंदा जल्दी ही अपने साथ एक आदमी को लेकर आइसोलेशन वॉल के बाहर आ जाता है। तब शुरुआत में तो उसके थर्मल स्कैन को देखने के बाद सोल्जर काफी ज्यादा घबरा गए थे, मगर उसकी शक्ल देखने के बाद वो उसको टाउन के अंदर एंट्री दे देते हैं और उसके साथ असल में जो बंदा आया था वो असल में बेन का ही एक कट्टर फॉलोवर जेंडार होता है, जिसको भी बेन और साथ ही थियो के साथ ट्रक से आइसोलेशन वॉल के बाहर भेज दिया गया था। जिसके बाद वैसे तो म्यूटेंट ने उसके ऊपर भी अटैक करा था, मगर उस समय पर उसकी जान न लेकर म्यूटेंट ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया था ताकि वो उसको बाद में स्टोर्ड फूड के रूप में यूज कर सकें। खैर पास्ट टाइम में जैसे ही जेंडार को होश आता है वैसे ही वो गड्ढे के ऊपर चढ़ के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसके गड्ढे से बाहर आते ही एक म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक करके उसको खाने की कोशिश करने लग जाता है, जिस दौरान जेंडार भी उसके ऊपर अटैक करते हुए जैसे तैसे उसको खत्म कर देता है और बाद में एक नदी के पास आकर उसमें से पानी पीने लग जाता है। लेकिन उतने में ही वहां पर एडम आ गया था, जिसको कुछ साल पहले डॉक्टर जेंकिंस ने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने को भेजा था ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में जानने के साथ साथ ये बात भी जान सके कि बाहर की दुनिया में उनकी सोसाइटी के अलावा कोई और ह्यूमन सोसाइटी मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन इतने सालों तक जंगल में घूमने के बावजूद उसे सिर्फ चारों तरफ म्यूटेंट दिखाई दिए थे और वापस आते समय अचानक से उसकी मुलाकात जेंडार से हो गई थी। और टाउन में वापस जाने के बाद जेंडार को जैसे ही बेन की सिचुएशन के बारे में पता चलता है वैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए कैरी के सामने एक अच्छा इंसान बनने का वादा करता है, जिसके साथ ही उसने कैरी को ये बात भी बोली थी कि बाहर मौजूद म्यूटेंट असल में बहुत ज्यादा दिमागदार हैं। वहीं इतने साल बाद बाहर की दुनिया से वापस आ जाने की वजह से एडम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी बॉडी के ऊपर म्यूटेंट के द्वारा अटैक करे जाने के बहुत सारे निशान थे। डॉक्टर थियो के उसको एग्जामिन करने पर एडम उसके सामने बस इतना ही बोल रहा था कि म्यूटेंट असल में ह्यूमन की रिप्लेसमेंट है और वो ह्यूमन से सच में बहुत ज्यादा समझदार हैं। लेकिन थियो को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसीलिए अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद भी एडम सीधा हॉस्पिटल से निकलकर रोड पर आ जाता है, जहां पर उसके हुलिये को देखकर सभी लोग उसको बहुत बुरी तरह से घूरे जा रहे थे। लेकिन एडम अभी के लिए उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देकर सीधा टेरेसा के पास पहुंच जाता है और तब जाकर ये बात रिवील होती है कि असल में एडम कोई और नहीं बल्कि टेरेसा के पति ईथन का वो बॉस था जिसने पिछले पार्ट में जानबूझकर केट और उसके साथी के गायब होने पर ईथन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। तब टेरेसा एडम को देखकर गुस्से में उसे उसकी फैमिली की इस हालत का जिम्मेदार बताती है और कहीं ना कहीं एडम को भी अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा था, इसलिए बस वो चुपचाप टेरेसा की बातों को सुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सीजी अभी के लिए अपने साथियों के साथ वेवुड पाइन के बाहर मौजूद खेतों की तरफ जा रहा था ताकि वो लोग वहां पर थोड़ी सी और फसल को उगा सकें। तब रास्ते में टेरेसा भी उसकी गाड़ी को रोकते हुए उसके साथ बाहर जाने का फैसला करती है, क्योंकि अभी तक भी उसको बेन की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो अपने बेटे बेन को ढूंढना चाहती थी। तब खेतों के पास पहुंचकर सीजी अपने साथियों के साथ वहीं पर टेंट लगा लेता है, जिसमें से रात में टेरेसा एक टेंट में सो ही रही थी कि तभी अचानक से उसे ये बात पता चलती है कि सीजे के साथियों को भुट्टे के खेत के अंदर किसी आदमी की डेड बॉडी मिली है। तो बाहर जाकर उस डेड बॉडी को देखने पर टेरेसा का मन तो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वो डेड बॉडी असल में किसी और की नहीं बल्कि बेन की ही थी। अब उसी रात गांव में घूमते हुए एक लड़का एक झूले के पास आ गया था, जहां पर आने के बाद अचानक से उसकी नजर झूले के पीछे छुपे एक म्यूटेंट पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद तो उसकी फट के 4 से 64 हो गई थी। मगर वो म्यूटेंट भी लगातार उसको घूरे जा रहा था, जिसके बारे में सर्विलेंस की वजह से जल्दी ही कैरी और साथी जेसन को पता चल जाता है और कैरी तो उस म्यूटेंट को देखते ही समझ जाती है कि वो म्यूटेंट असल में एक फीमेल म्यूटेंट थी। तब काफी सारे सोल्जर तुरंत ही उस झूले के पास पहुंचकर उस फीमेल म्यूटेंट को पकड़ लेते हैं, जिस दौरान सबसे अजीब चीज तो ये हुई थी कि ना तो उस फीमेल म्यूटेंट ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और ना ही वो वहां पर से भागने की कोशिश कर रही थी। तब उसको भी पकड़कर तुरंत ही गांव में मौजूद लैब के अंदर बाकी सारे म्यूटेंट के साथ एक केज में डाल दिया जाता है,
जहां उसको देखकर अचानक सारे म्यूटेंट पूरी तरह से शांत हो गए थे और वो म्यूटेंट खुद भी ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करती थी। तब उसके बिहेवियर को देखकर डॉक्टर मेगन, जेसन और साथ ही कैरी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतने ज्यादा शांत म्यूटेंट को नहीं देखा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस म्यूटेंट के हाथ पर एक अजीब तरह का पैटर्न भी बना हुआ था, जो कि पक्का कहीं ना कहीं किसी और म्यूटेंट ने उसके हाथ पर गोद कर बनाया होगा। और ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि इंसानों के हिसाब से तो इस तरह के सिंबल बनाने का काम कोई ना कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज ही कर सकती थी, और कहीं ना कहीं म्यूटेंट तो उनके लिए पूरी तरह से मंदबुद्धि थे। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये होती है कि उस म्यूटेंट को टाउन के अंदर एंटर करते हुए किसी भी कैमरा में नहीं देखा गया था, और किसी को उसके उस चूल्हे के पास छुपे होने के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। इसलिए तब डॉक्टर मैगन उस म्यूटेंट के ऊपर अपनी रिसर्च करने का डिसाइड करती है, जिस दौरान उसने कैरी को भेजकर डॉक्टर थियो को भी उसकी रिसर्च में मदद करने के लिए अपने पास बुला लिया था, जो कि खुद भी इस तरह के म्यूटेंट के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा शौक था। कि जैसा कि अभी भी जेसन को उस म्यूटेंट के टाउन में एंटर करने के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि आइसोलेशन वॉल को भी चारों तरफ से चेक करने पर उस पर भी कोई भी छेद मौजूद नहीं होता। इसीलिए जेसन इस बारे में बात करने के लिए सीधा रेबेका के पास जाता है, और तब जाकर ये बात भी रिवील होती है कि रेबेका ही असल में इस टाउन की बिल्डर थी, और डॉक्टर जेंकिंस 2000 साल पहले उसके पास ये टाउन को बनवाने के लिए गया था। हालांकि उस समय पर रेबेका को डॉक्टर जेंकिंस के प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी उसने अपनी दिन रात एक करके डॉक्टर जेंकिंस के कहे अनुसार एक गांव का नक्शा तैयार कर दिया था। मगर जैसे ही पास्ट के समय में वो उसको डॉक्टर जेंकिंस के पास लेकर जाती है और उसको उस काम को चालू करने के टाइम के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर जेंकिंस सबसे पहले तो उसे पाम और साथी टीम के बाकी कोर मेंबर से मिलवाने के बाद बताता है कि असल में वो लोग उस प्रोजेक्ट को 2000 साल बाद शुरू करने वाले थे। तब शुरुआत में तो रेबेका को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मगर जैसे ही डॉक्टर जेंकिंस उसको अर्थ के हालात और आगे होने वाली चीजों के बारे में बताता है, तो वो खुद भी इस प्रोजेक्ट में उसका साथ देने का डिसाइड कर लेती है। अब वैसे रेबेका ने उस समय पर थियो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और बाद में वो डॉक्टर जेंकिंस के साथ अक्सर उस साइट पर जाती रहती थी जहाँ पर आगे चलकर वेववुड पाइन को बनाया जाने वाला था। फिर सभी लोगों के कायरो स्लीप पे जाने के बाद 2000 साल बाद जब उनके प्लान के अकॉर्डिंग सभी को जगाया जाता है, तो सबसे पहले तो रेबेका बाकी लोगों के साथ मिलकर उस साइट पर रहने वाले म्यूटेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है, और बाद में वहां पर सबसे पहले जागने वाली पूरी टीम के साथ मिलकर वेववुड पाइन को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं बार बार म्यूटेंट के वेववुड पाइन पर अटैक करने का रीजन ये भी था कि असल में पहले के टाइम पर वो लोग खुद ही वहां पर रहा करते थे, और इंसानों ने उनके काफी सारे म्यूटेंट साथी को जान से मारकर बाकी म्यूटेंट्स को वहां पर से भगा दिया था, और किसी भी हालत में वो म्यूटेंट अपनी खोई हुई जगह को वापस से पाना चाहते थे। अब वैसे प्रेजेंट टाइम पर वो जेसन से बात करते हुए उसको समझाती है कि उसे पूरे शहर के ब्लूप्रिंट को एक बार वापस से देखना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो उस फीमेल म्यूटेंट के बिना किसी की नजरों में आए गांव में घुसने के बारे में सही से बता सकती थी। अब वैसे कुछ साल पहले जब रेबेका 2000 साल बाद कायरो स्लीप से जगी थी, तो उस समय पर सभी लोगों के साथ काम करते हुए उसे जेंडर से प्यार हो गया था, और इस टाउन के अंदर उसने उससे ही शादी कर ली थी। इसीलिए फाइनली आज वो थियो के घर पर आने के बाद उसे इस बारे में सारी सच्चाई बता देती है, जो जानने के बाद थियो का हाल तो पूरा देवदास वाला हो गया था, और अभी के लिए वो गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग को वहां पर फेंकने के बाद सबसे पहले तो जेंडर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, और बाद में गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ टेरेसा भी बेन की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, और उसने बेन की ग्रेव को टाउन के बाहर फार्म्स के पास ही बनाया था, जहां पर ही वो खुद भी रहने का डिसाइड कर लेती है। तब सीजी उसके पास अपनी टीम के साथ आकर वहां पर से उसको बहुत बार चलने के लिए भी बोलता है, मगर टेरेसा ने वहां पर से जाने से साफ मना कर दिया था। और जैसा कि अभी सीजे के काफी सारे आदमी फार्म्स में क्रॉप्स लगाने के लिए लगे हुए थे, तो टेरेसा रात में उनके ही टेंट में सोया करती थी। खैर अब उसी रात काफी सारे म्यूटेंट अपने हाथ में आग की मशाले लेकर सीधा फार्म्स के पास आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद उन्होंने मसालों को फेंक फेंक कर पूरे फार्म की सारी क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही वो लोग फार्म के पास मौजूद टेंटों में हमला करना भी चालू कर देते हैं। और टाउन के लोगों को इस बारे में पता चलने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो म्यूटेंट अब तक आग से डरा करते थे, मगर म्यूटेंट अब खुद आग को कंट्रोल करके उनके ऊपर अटैक भी करने लग गए थे। खैर इस बारे में डॉक्टर थियो को पता चलते ही वो अपने बाकी सारे मेडिकल स्टाफ के साथ सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद वो घायल सोल्जर्स के आने का इंतजार करने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि फार्म्स के पास इंसानों और म्यूटेंट के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली है, जिसमें ज्यादातर नुकसान इंसानों का ही होगा। वहीं सीजे को जैसे ही म्यूटेंट अटैक के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो अपने घायल सोल्जर को सीधा हॉस्पिटल की तरफ भेजने लगता है। और वहीं फार्म से थोड़ी ही दूर पर टेंट के पास मौजूद एडम को जैसे ही इन सब चीजों के बारे में पता चला था, वैसे ही वो भी इमरजेंसी अलार्म को बजाते हुए सभी लोगों को सिग्नल देने लग जाता है।
लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से एडम के सिग्नल देने से पहले ही काफी सारे म्यूटेंट बहुत से सोल्जर के टेंट में घुस चुके थे, जहां पर उन्होंने बहुत सारे सोल्जर को तो खत्म भी कर दिया था और बहुत सारे सोल्जर इस सब में घायल भी हो गए थे। इवन टेरेसा भी एक म्यूटेंट के अटैक की वजह से बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एडम आकर टेरेसा को उठाते हुए अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाने लगता है। उतने में ही बाहर की तरफ जेसन और उसके बहुत सारे साथी पहुंचकर म्यूटेंट के ऊपर अटैक करने लग गए थे, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट को जान से मारने के बाद बाकी सबको वहां पर से भगा तो दिया था, मगर इस सब के बीच में जेसन भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और साथ ही उसके बाकी सारे साथियों का हाल भी पूरी तरह से सही नहीं होता। तब उसको बेहोश होता हुआ देखकर सीजे तुरंत ही उसको उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर हॉस्पिटल का हाल तो इतने सारे घायल सोल्जर की वजह से पूरी तरह से बेहाल हो रखा था। और जैसा कि वहां पर डॉक्टर थियो के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट पूरी तरह से इंटर्न होते हैं, इसीलिए डॉक्टर थियो को सारी चीजें मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। टेरेसा की हालत खुद भी उस समय पर बहुत ज्यादा खराब थी, जो देखकर थियो जैसे तैसे उसकी वुंड्स को सिलने के बाद उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज तो कर देता है, लेकिन टेरेसा उस समय पर कोमा में चली गई थी। इस बारे में एडम को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और टेरेसा के बेड के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उस समय को याद करने लगता है जब उसने जानबूझकर ईथन को केट और उसके साथी को ढूंढने के लिए वेवुड पाइन की तरफ भेजा था। अब वैसे तो डॉक्टर जेंकिंस ने उस समय पर एडम से मिलकर उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी और साथ ही उस एरिया में लोगों के गायब होने के पीछे एडम का ही पूरी तरह से हाथ होता है, मगर उसने जानबूझकर इस बारे में ईथन को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि असल में उस समय तक ईथन की वाइफ टेरेसा को देख कर उससे बात कर करके एडम के मन में उसके लिए फीलिंग डेवलप हो गई थी और उसने जानबूझकर ईथन को वेवुड पाइन की तरफ भेज दिया था ताकि ईथन के गायब हो जाने के बाद वो टेरेसा के साथ हंसी खुशी रह सके। अब जैसा कि उस समय पर टेरेसा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए उस समय पर उसने ईथन को ढूंढने के इरादे से एडम के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया था। मगर बाद में ईथन के बारे में एडम के ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो बेन के साथ सीधा वेवुड पाइन की तरफ चली गई थी, जिसके बाद शेरिफ ने उसको भी पकड़ लिया था और एडम भी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस जगह पर आ गया था। खैर, जैसा कि टेरेसा को ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम पर समझ आ गई होती हैं, इसीलिए वो कोमा से बाहर आने के बाद तुरंत ही अपने हाथ को एडम से छुड़वा लेती है और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए ही हॉस्पिटल के बेड पर अपना दम तोड़ देती है। खैर, अब इसके अगले दिन तक जेसन को भी होश आ जाता है, जो कि पिछली रात हुए इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, मगर जैसे तैसे कैरी अभी के लिए उसको संभालने लग जाती है। फिर बाद में मारियो और साथ ही सीजे से बात करके जेसन को पता चलता है कि पिछली रात उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसको उगाने में अब उन्हें काफी महीनों का टाइम लगेगा और उनके पास अभी के लिए सिर्फ 6 हफ्तों का ही खाना बचा हुआ था। इवन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि पिछली रात उनके 35 सोल्जर मारे गए थे और बाकी सोल्जर के घायल होने की वजह से उनके पास आर्मी में भी काफी ज्यादा कम सोल्जर बचे थे। ये बात जानने के बाद तो जेसन और ज्यादा परेशान हो जाता है, पर अभी के लिए भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि म्यूटेंट असल में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने आँख का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। और अभी के लिए जेसन इन सब बातों को इग्नोर करके मरे हुए उन 35 सोल्जर की रिस्पेक्ट में एक फंक्शन का आयोजन करता है, जिस दौरान वो गाँव वालों को मोटिवेट करने के लिए ये भी बोलता है कि असल में पूरे अर्थ की शुरुआत सिर्फ एक ही कपल से हुई थी और उनके पास तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए 1000 लोग से भी ज्यादा थे। फिर सबको मोटिवेट करने के बाद जेसन वापस से अपने काम में लग जाता है, मगर तभी अचानक से उसके पास थियो आकर उसको बताता है कि गांव में दवाइयों की सप्लाईज भी कम हो चुकी थी और वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जेसन को ये बात पता चलती है कि उनके गांव के आइसोलेशन वॉल के बाहर हजारों की तादाद में म्यूटेंट आकर खड़े हो गए थे और कहीं ना कहीं वो किसी के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद ही वो गाँव वालों के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देते। तब उनको इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी के साथ काम करते हुए देखकर जेसन के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और बाद में जब वो मेगन से बात करने के बाद उस फीमेल म्यूटेंट के स्कैन के बारे में पूछता है, तब जाकर उसके होश और ज्यादा उड़ जाते हैं। असल में मेगन को उस फीमेल म्यूटेंट के बारे में और ज्यादा स्टडी करने पर बहुत सी चीजें पता चली थी, जिससे कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि अगर उन म्यूटेंट की बात करी जाए तो वो एक तरह से गोरिल्ला की तरह दिखाई देते थे, लेकिन गोरिल्ला इंसानों के दिमाग के 1/3 हिस्से जितना ही इंटेलिजेंट हो सकते थे। लेकिन म्यूटेंट में असल में इस तरह की कैपेबिलिटी थी कि वो इंसानों से लगभग 2 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तब थियो को इस बारे में पता चलने पर वो तुरंत ही एडम के पास जाकर इस बारे में बात करने लगता है, क्योंकि एडम काफी समय तक जंगलों के बीच में म्यूटेंट को देखते हुए रहा था और उसे म्यूटेंट के कम्युनिकेट करने के तरीके के बारे में पता हो सकता था। तब एडम से बात करके थियो को ये बात पता चलती है कि दुनिया भर के सभी म्यूटेंट का एक बारी में सिर्फ एक ही लीडर होता है और वो लोग अपना लीडर हमेशा उसी म्यूटेंट को चुनते थे जो कि दिमाग के मामले में हमेशा उन लोगों से 2 कदम आगे होता था।
फिर लीडर के मार्क के तौर पर उस म्यूटेंट के हाथ पर टूल की मदद से गोल गोल निशान बनाए जाते थे, जो प्रोसेस सच में काफी ज्यादा महीनों तक चलता था और वो मार्क की उस लीडर की पहचान होती थी। ये बात जानने के बाद थियो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सीधा उस फीमेल म्यूटेंट के हाथ पर जाकर उस मार्क को चेक करता है और सच में उसके हाथ पर वो मार्क मौजूद था। फिर जैसे ही एडम को इस बारे में पता चलता है तो लैब में आकर थियो को जबरदस्ती उस फीमेल म्यूटेंट को रिलीज करने को बोलने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीमेल म्यूटेंट एक बहुत ही बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए गांव में आई थी और वो बाकी के सारे हजारों म्यूटेंट भी आइसोलेशन वॉल के बाहर सिर्फ उसी की वजह से खड़े थे। तभी गांव में मौजूद सारे के सारे लोगों को उन सभी म्यूटेंट के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो सारे के सारे म्यूटेंट उनके ऊपर जल्दी ही अटैक करने वाले थे। अब क्या वे वुडबाइन के लोग अपनी जान को बचा पाएंगे या फिर आइसोलेशन वॉल के दूसरी तरफ मौजूद सारे म्यूटेंट इस तरफ आकर सभी लोगों को खत्म करने के बाद अपनी एक नई कॉलोनी बसाएंगे? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि थियो और जेसन गांव वालों को बचाने के लिए क्या फैसला लेंगे। वीडियो के लंबे होने की वजह से आपको इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी के लास्ट पार्ट में जानने को मिलेंगे, जो कि मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। पर क्या आप लोग उस पार्ट को देखना चाहते हो या फिर मुझे इस कहानी को यहीं पर स्टॉप करके कुछ नया चालू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर हर बार की तरह इस कहानी के लास्ट पार्ट को देखने के लिए 100 लोग भी कमेंट करेंगे तो भी मैं उन 100 लोगों के लिए इस कहानी के लास्ट पार्ट को जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए अगर आप लोग इस कहानी के लास्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।